अब यहाँ पे h की जगह पे y साइन थीटा कैसे आया? सो हमने यहाँ पे निकाला था h अपॉन वाई इक्वल्स टू साइन थीटा। सो जो हमारा h होगा वो क्या बन जाएगा? y साइन थीटा। सो हमने यहाँ पर जो है वैल्यू रख दी रो जी, h की जगह पे हमने क्या रख दिया? y साइन थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना, ठीक है, y साइन थीटा इंटू डी ए। तो ये तो हो गई हमारी स्मॉल फोर्स की वैल्यू डी एफ। स्मॉल फोर्स यानी कि इस एलिमेंटल एरिया पर जो हमारी स्मॉल फोर्स लग रही है डी एफ, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। पर दोस्तों हमें तो निकालनी है कि पूरे के पूरे इस इंक्लाइंड एरिया पर कितनी फोर्स निकल आएगी, मतलब कि डेप्थ के साथ साथ इस पूरे इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स आएगी, हमें वो निकालनी है। सो वो कैसे निकालेंगे? हमें इंटीग्रेशन में पता है कि किसी चीज़ को हमें अगर बड़ा करना हो, इंटीग्रेट करना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन का। मैथमेटिकल टर्म है इंटीग्रेशन, आप सब जानते होंगे। सो यहाँ पे हमें फोर्स मैग्नीट्यूड, बड़ी फोर्स निकालनी है। यानी कि अगर मैं डी एफ का इंटीग्रेशन कर दूँ तो हमें जो है पूरी की पूरी फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। यानी कि टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द एलिमेंट, यानी कि इस पूरे एलिमेंट पर जो है, या फिर इस पूरे के पूरे इंक्लाइंड प्लेन पर जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन करके। सो हम इस स्मॉल फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे। सो F इक्वल्स टू F, हमने जो है टोटल फोर्स मान ली F, और उसको उसकी वैल्यू इसी के इक्वल हो जाएगी, किसके? DF के इंटीग्रेशन के। सो DF की वैल्यू हमारी क्या थी? रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए। इस पूरे का हमने इंटीग्रेशन करा। अब देखिए रो, जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। लाइक एग्जांपल वाटर की डेंसिटी हमेशा 1000 रहेगी। इसी तरह से कोई भी लिक्विड होता है, मरकरी हो गया 13.6 होती है उसकी। इस तरह से कोई भी लिक्विड होगा उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह जी की वैल्यू हमें पता है 9.81 हमेशा कांस्टेंट रहती है। एंड साइन थीटा, यानी कि जिस एंगल से ये इंक्लाइंड होगा वो एंगल तो नहीं चेंज होगा ना, वो एंगल तो वही रहेगा। तो साइन थीटा भी हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। सो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं इंटीग्रेशन में, हम उनको बाहर की तरफ ले लेते हैं। एंड देन वी हैव रिमेनिंग वैल्यू इज़, हमने रो जी और साइन थीटा को कांस्टेंट बाहर ले लिया, एंड हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी ए। अब y इंटू डी ए जो है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इसको हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। आप अभी बस इसको याद रख लीजिए कि इसको हम कहते हैं फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया, और वो इक्वल होता है हमारा वाई बार इंटू ए के। ओके, सो यहाँ पे हमारा वाई बार जो है ये पूरा हो गया, और ए जो है इस पूरे का टोटल एरिया हो गया। ठीक है ना, मतलब कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, बस आप ये समझ लीजिए ये होगा कि जो छोटा डिस्टेंस था उसकी जगह पे आ जाएगा हमारा जो है पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस, और जो हमारा स्मॉल एरिया डी ए है उसकी जगह पे आ जाएगा हमारा इस पूरे का टोटल एरिया कैपिटल ए। ठीक है, ये अभी आप याद रख लीजिए। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा भी होगा शायद। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया। अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसे बस याद रख लीजिए कि इसको हम कहेंगे फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया। ओके, सो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर जो है ये पुट कर लेना है। सो F इक्वल्स टू रो जी साइन थीटा वाई बार इंटू ए। इस डायग्राम को अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में बना लीजिएगा। ये हो गई हमारी वाई बार की वैल्यू, मैंने आपको बता दी थी क्या होगी, एरिया हो गया कैपिटल ए। नाउ आगे बढ़ते हैं। रो जी साइन थीटा एच बार अपॉन साइन थीटा इंटू ए। अब देखिए ये कैसे आया, हमने यहाँ पे निकाला था राइट एंगल ट्रायंगल से एच बार अपॉन वाई बार इक्वल्स टू साइन थीटा, निकाला था ना इस वाले राइट ट्रायंगल में, एच बार अपॉन वाई बार इक्वल्स टू साइन थीटा। सो जो हमारे क्या कहते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बार की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई बार की वैल्यू हो जाएगी एच बार अपॉन साइन थीटा। सो इस जगह पे वाई बार की जगह पे हमने रख दिया एच बार अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल,
तो हमारे पे बचा रो जी एच बार इंटू ए। सो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, आ चुकी है। सो दिस इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेन। सो इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये जो है टोटल फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा होगा इस इंक्लाइंड प्लेन पर। सो हमारा आधा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है कि किसी पार्टिकुलर डेप्थ पर अगर हम इंक्लाइंड प्लेन मान के चलें तो उस इंक्लाइंड प्लेन पर जो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना लगेगा, वो हम देख चुके हैं। सो इस डेरिवेशन के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये जो फोर्स लगेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पर, जो हमारा ये फोर्स लगेगा, इस फोर्स की लोकेशन क्या होगी। क्या वो फोर्स यहाँ पे लगेगा, क्या वो फोर्स यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, कहाँ लगेगा, ये हमें अब देखना है किस तरह से कैलकुलेट हम करेंगे। सो नाउ मूव फॉरवर्ड। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें, अभी आप इस डायग्राम को देख के ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वेरिग्नन्स थ्योरम की। वेरिग्नन्स थ्योरम का एक और नाम भी होता है द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। वेरिग्नन्स थ्योरम हमें ये बताने में हेल्प करती है कि किसी भी पार्टिकुलर प्लेन पर फोर्स की लोकेशन क्या है। एक्चुअली वेरिग्नन्स थ्योरम और इसको हम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं। ये थ्योरम हमें किसी पार्टिकुलर प्लेन पर उस फोर्स की लोकेशन को बताती है। सो सबसे पहले देखते हैं वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। देखिए, ये कहता है कि किसी सिस्टम ऑफ फोर्स में, सिस्टम ऑफ फोर्स यानी कि किसी एक प्लेन पर अलग अलग तरह की फोर्सेस का लगना। मान लीजिए ये एक प्लेन है, इसमें एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, एक फोर्स लग रहा है F3। तो ये कहता है कि किसी सिस्टम ऑफ फोर्स में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ अदर फोर्सेस इन द सिस्टम ऑफ फोर्स अबाउट अ कॉमन पॉइंट। देखिए अब ध्यान से, ज़रा स्टेटमेंट से कंफ्यूज मत होना, मैं बताता हूँ आपको। रिजल्टेंट फोर्स देखिए सबसे पहले क्या होता है। मान लीजिए इस प्लेन पर एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2 और एक फोर्स लग रहा है F3। ये तीनों फोर्सेस मिलकर जो इफ़ेक्ट इस प्लेन के ऊपर डाल रहे होंगे उनका जो सम होगा, यानी वही इफेक्ट जो है एक अकेला फोर्स जो लगा रहा होगा वो फोर्स कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। सो याद रखना, रिजल्टेंट फोर्स वो होता है जो अदर रिमेनिंग फोर्स किसी सिस्टम ऑफ फोर्स में, यानी कि F1, F2, F3, F5 जितने भी फोर्सेस होंगे उनके जितना ही इफेक्ट डाल रहा होगा। मान लीजिए कोई पेन है, जैसे कि इस पेन के ऊपर हमने अलग अलग तरह के लोड रखे, अलग अलग तरह के फोर्स लगाए और उस लोड के कारण ये पेन जो है नीचे गिर जाता है। सो और वही हम एक अकेला लोड लगाते हैं, इतने सारे लोड के बाद अगर पेन नीचे गिरता है और एक अकेले लोड से जब पेन नीचे गिरता है तो आप ये समझ लीजिए वो अकेला लोड क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। वो फोर्स, वो अकेला फोर्स जो बाकी फोर्सेस के बराबर का इफेक्ट दे, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। और वेरिग्नम थ्योरम ये कहता है, वेरिग्नम थ्योरम ये कहता है कि किसी पॉइंट से उस फोर्स का मूवमेंट इक्वल होगा अदर फोर्सेस के मूवमेंट के। मूवमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दैट पार्टिकुलर पॉइंट। सो वेरिग्नम थ्योरम कहता है किसी रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट अदर फोर्सेस के मूवमेंट के सम के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से फोर्स का डिस्टेंस है हमारा y, F1 का डिस्टेंस क्या है x1, F2 का डिस्टेंस हमने लेट करा है x2 और F3 का डिस्टेंस हमने लेट करा है x3। सो हमारा जो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो यहाँ पर हम देखिए फोर्स इनटू y, रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3। सबमिशन Fn मतलब सो ऑन होगा तो हमने इसलिए सबमिशन लगा दिया कि मतलब चाहे जितनी भी फोर्सेस हों उस रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल होगा उन सारी फोर्सेस के मूवमेंट का सम। सो ये होता है वेरिग्नम थ्योरम।
सो एक्चुअली मैंने अभी आपको बताया था एक्चुअली वैगनर थ्योरम मेनली किसी प्लेनर सिस्टम में जो फोर्स है उसकी